उत्तर प्रदेश के अमरोहा में गांव ढक्का, जहां पर 17 नवंबर को यहां हापुड़ से एक बारात आई थी और बारात आने के बाद अब सभी लोग निकाह पढ़वाने की तैयारी में लग जाते हैं जुगत में। जैसे निकाह पढ़ने ही वाला था तभी दोस्तों वहां पर अचानक एक लड़की जिसकी उम्र थी 30 साल, जो कि गाजियाबाद के ट्रोनिका थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वह पुलिस के साथ वहां पर आ धमकती है और आकर के पूरा हंगामा कर देती है और कहती है कि इस दूल्हे ने मेरी ज़िंदगी तो ख़राब कर डाली। यह मेरे मामा का लड़का है और 6 साल से यह मेरे साथ संबंध बनाए इसने और शादी यानी कि निकाह किसी और से कर रहा है। अब इस तरह का हंगामा जब वहाँ पर होता है तो दोस्तों अफरा तफरी का सा माहौल मच जाता है, काना फूसी लोगों में आपस में होने लगती है और फिर जो दुल्हन होती है वह वहाँ से उठ करके चली जाती है, यह कह करके कि मुझे ऐसे लड़के से शादी हरगिज़ नहीं करनी जिसका पहले से ही अफेयर हो। और उसके बाद जो पुलिस होती है वह उस दूल्हे को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और पीछे से जो लड़की के माँ बाप हैं, लड़की के घर वाले पुलिस थाने में जाकर FIR दर्ज करवाते हैं धोखाधड़ी की कि हमसे झूठ बोला गया है। तो इस तरह से दोस्तों यह मामला हुआ था। अब यहाँ पर हत्या वत्या तो किसी की नहीं हुई, लेकिन यह घटना यहाँ पर ऐसी घट जाती है जो समाज को संदेश देती है कि भाई कर्म कांड कुछ कम ही किया करें शादी वगैरह से पहले, वरना तो वो ले डूबते हैं टाइम आने पर। लेकिन दोस्तों अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में हत्या होती है और इसी तरह का ये मामला, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि लड़की शादी में आकर के दूल्हे के ऊपर आरोप लगाती है। अब जो ये कहानी है, इस कहानी में एक व्यक्ति कत्ल करता है और जो मरने वाला है वह कत्ल होने से पहले कातिल का नाम कागज़ में अपनी कॉपी में उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर पहले ही लिख देता है, जिससे जिस सुराग को प्राप्त करने के बाद पुलिस उस कातिल तक पहुंचती है। आखिर क्या तो यह कहानी थी, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इन घटनाओं के वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जीवन में अप्लाई करने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर थरवई थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसके अंदर एक गांव आता है लखरावा गांव। 15 नवंबर 2025 को सुबह सुबह उस गांव के बच्चे घूमने फिरने के लिए तकरीबन 8 बजे के आसपास गांव से बाहर निकलते हैं। तभी गांव के बाहर एक बाग था, वहां से कुत्ते कुछ लेकर के आ रहे थे। एक कुत्ते के मुंह में एक कान था जो कि किसी इंसान का था और दूसरे कुत्ते के मुंह में बाल थे। बाल बड़े लंबे थे तो इससे पता लग रहा था कि यह बाल किसी लड़की के हैं। तो वह बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं और उनके पीछे पीछे जाकर एक गड्ढे में वह कुत्ते लगे हुए थे। तो वहाँ का नज़ारा जब वह लड़के देखते हैं तो एकदम से वहाँ पर पूरा सिस्टम ही हिल जाता है और उसके बाद पूरे गांव वालों को बुलाया जाता है। सभी लोग इकट्ठा होकर देखते हैं उस गड्ढे के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है जिसको कुत्ते खा रहे हैं। उन कुत्तों को भगा दिया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है। आकर के पुलिस भी जब यह नज़ारा देखती है तो पुलिस भी यहाँ पर थोड़ी सी हैरान परेशान हो जाती है। कुत्तों को भगा दिया जाता है और उस लाश को पुलिस अपने काबू में लेती है और उसके बाद आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है कि क्या आप लोग इस लाश की शिनाख्त कर सकते हो या फिर आप लोग इसको जानते हो। लेकिन उस गांव का कोई भी व्यक्ति उस लाश को पहचान नहीं पाता है। तो उसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है वह उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि उस लड़की का गला दबाया गया है, पहले तो घोटा गया है, उसके बाद उसके ऊपर चाकुओं से वार किए गए हैं। अब तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, उस फोटो खींच करके उस लाश का, उस लड़की का सारे थानों में जो आस पड़ोस के थाने थे उनमें सर्कुलेट कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि कोई अपनी बेटी की गुमशुदगी के लिए आया हो या फिर कोई अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने आया हो और या फिर आए कोई आगे तो हमें ज़रूर खबर दीजिएगा। तो इस तरह से वो फोटो इधर उधर सर्कुलेट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, कैंट थाना क्षेत्र में से एक परिवार अपनी भतीजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाने में पहुंचते हैं और जाकर के वे बताते हैं कि हमारी भतीजी जिसका नाम साक्षी है जो 17 साल की है और वह 11वीं क्लास में पढ़ती है, कटरा के पास एक इंटर कॉलेज है उसके अंदर। लेकिन वह
अब गायब हो गई है। उसका ना फ़ोन नंबर मिल रहा है, ना उस लड़की का कोई अता पता है। अब यहाँ पर वो बताते हैं कि साक्षी जो 17 साल की है, 11वीं क्लास में पढ़ती है और कटरा के पास इंटर कॉलेज में, और पिता जो कि मुंबई में ड्राइवरी किया करते हैं। और साक्षी पीछे से रहने वाली है सोराब क्षेत्र के गाँव की, और उसका एक भाई है, 3 उसकी बहनें हैं। और वह हमारे यहाँ पर, यानी कि चाचा चाची बताते हैं, हमारे यहाँ पर रह करके पढ़ाई लिखाई कर रही थी, क्योंकि उसकी चाची बीमार रहती है तो वह अपनी चाची की देखभाल और कुछ घर का काम कर लिया करती है यहाँ पर, और यहीं पर रहकर पढ़ाई लिखाई कर रही है 3 साल से। लेकिन अब वह 10 नवंबर को स्कूल के लिए घर से निकलती है, और ना ही वह स्कूल में पहुंचती है और ना ही वह वापस घर लौटती है, वह गायब हो जाती है। अब यह सारी बात जब वह चाचा बताता है आकर के, तो पुलिस के पास पहले से फ़ोटो वगैरह थे। अब उन फ़ोटोज़ को, जो लाश मिली थी, उन फ़ोटोज़ को जब चाचा को दिखाया जाता है तो चाचा एकदम से हैरान और परेशान रह जाता है। कहता है कि साहब यही हमारी भतीजी है। तो अब दोस्तों पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और जांच में जुट जाती है। अब पुलिस को लाश से थोड़ी सी दूरी पर उस लड़की का स्कूल का बैग मिलता है, जब और ज़्यादा जांच पड़ताल की जाती है। और उस बैग को जब खोलकर देखा जाता है तो उसके अंदर कुछ सामान थे, लेडीज़ मेकअप वगैरह के, और एक सिंदूर की डिबिया थी, और उस बैग के अंदर एक रजिस्टर भी था। अब तो पुलिस समझ जाती है कि सिंदूर की डिबिया, वो भी 17 साल की लड़की के बैग के अंदर, तो यह मामला ज़रूर अफेयर वगैरह का है। और उसके बाद उस बैग के अंदर मिली हुई कॉपी को पुलिस खंगालती है तो उसमें बारीक अक्षरों में लिखा हुआ था दीपक, और बारीक अक्षरों में ही उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अब तो पुलिस को यहाँ पर क्लू मिल जाता है, और उसके बाद उस फ़ोन नंबर पर कॉल करके उसका पता लगाया जाता है कि ये दीपक कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो पुलिस को पता लग जाता है जब पुलिस फ़ोन ट्रेस करती है कि यह जो लड़का है इसका नाम हर्षवर्धन उर्फ दीपक है, यानी कि असली नाम हर्षवर्धन है, वैसे इसको दीपक कहा करते हैं। और यह फौजी है, फौज में लगा हुआ है, और यह संगू गांव का रहने वाला है। और उसके बाद उसको ट्रेस करके उसको पकड़ लिया जाता है, और पकड़ने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है तो अब इस कहानी के अंदर एक और नया मोड़ पुलिस के सामने और घर वालों के सामने और दुनिया वालों के सामने खुल कर आता है। वो नया मोड़ क्या था? यह जो फौजी था हर्षवर्धन उर्फ दीपक, यह बताता है कि यह इंस्टाग्राम पर जब रील वगैरह देखा करता है तो इंस्टाग्राम पर इस लड़की जिसका नाम साक्षी है 17 साल की, इसके वीडियोज़ वगैरह आने लगते हैं उसके सामने, और साक्षी से इसकी दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती में अब बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि ये चैटिंग सब तरह की करने लगते हैं, उल्टी सीधी बातें भी, फिर ये वीडियो कॉल पर भी बातचीत करने लगते हैं, और उसके बाद दोनों आपस में मिलते हैं, मुलाकातें होती हैं और संबंध भी इनके बनते हैं ओयो होटल वगैरह के अंदर। और दोस्तों अब लड़की को इस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, लेकिन वह जो फौजी लड़का था वह प्यार व्यार कुछ नहीं करता था, वह सिर्फ इस लड़की के साथ टाइम पास कर रहा था। लेकिन लड़की उसको अपना सब कुछ मान चुकी थी। और अब इसी बीच में दोस्तों नवंबर आता है। नवंबर में जो ये फौजी लड़का होता है अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालता है जिसमें एक दूसरी लड़की के साथ फ़ोटो खिंचवा करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालता है, और कहता है अपने उन जो सब्सक्राइबर होते हैं, फॉलोवर, कि आपको आपकी भाभी कैसी लगी। अब यही पोस्ट साक्षी को भी दिखाई दे जाती है। अब उसको पता लग जाता है कि यह तो इससे शादी करने वाला है, जबकि मैं इससे प्यार करती हूँ। अब साक्षी ने कहा प्यार मुझसे और शादी किसी और से, फ़ोन करके इससे। अब यह उसको समझाता भी है, देखो साक्षी तुम बहुत छोटी हो और तुम्हारी कास्ट भी मुझसे अलग है, बस हमने मौज मस्ती की, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी रहा और मैं अपनी रहा। लेकिन दोस्तों साक्षी उसको अपना सब कुछ मान चुकी थी। उससे जिद पड़ जाती है कि शादी मुझसे करोगे, किसी और से शादी तुम्हें मैं करने नहीं दूंगी। और उसके बाद दोस्तों वह यह भी कहती है, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, एक लड़की दूल्हे के पास पहुंचकर कहती है कि यह प्यार मुझसे करता था और शादी किसी और से कर रहा है। ऐसा ही यहाँ पर साक्षी कहती है कि अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो मैं शादी में आकर के हंगामा खड़ा कर दूंगी और फिर देखती हूँ तुम इससे शादी कैसे कर पाते हो। जब यह बात साक्षी के मुंह से वह फौजी सुनता है तो बस उसके तो हाथ पांव हिलने लगते हैं, क्योंकि शादी के अंदर जब यह ऐसा हंगामा कर देगी तो सभी लोगों को पता लग जाएगा, यार रिश्तेदार, घर वालों को, बाहर वालों को, कि यह फौजी तो मौज मस्ती कर रहा था, यानी कि यह
हर्षवर्धन तो मौज मस्ती ले रहा था और वो भी एक 17 साल की लड़की के साथ, तो बेइज्जती हो जाएगी, भारी बदनामी हो जाएगी यार। अब उसके बाद जो यह फौजी होता है, यानी कि जिसका नाम हर्षवर्धन है, यह उसको खूब मनाता है, लेकिन वह लड़की नहीं मानती है। तो फौजी एक प्लानिंग करता है और प्लानिंग के तहत वह एक चाकू खरीदता है और उस चाकू को अपने बैग में रख लेता है और उसके बाद इस लड़की को बुलाता है कि तुम मेरे पास आ जाओ मिलने के लिए और यहीं पर बातें करेंगे। लड़की उसकी बताई गई जगह पर पहुंच जाती है मिलने के लिए। वहाँ पर लड़की फिर से जिद करती है कि देखो मैं सिंदूर की डिबिया भी लेकर आई हूँ, मेकअप का सामान भी लेकर आई हूँ, अभी तुम मुझे सिंदूर लगा दो और फिर हम मंदिर में शादी कर लेंगे, दोनों पति पत्नी बन जाएंगे। लेकिन लड़का बिल्कुल मना कर देता है। वह खूब समझाता है कि देख तेरी कास्ट अलग है, मेरी अलग है, तो उम्र में बहुत छोटी है, हम दोनों शादी करेंगे तो हमारे घर वाले क्या कहेंगे, अड़ोस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे। लेकिन दोस्तों साक्षी यहाँ पर मानती ही नहीं है। अब वह साक्षी को कहता है कि चलो तुम्हें मैं अपने माँ बाप से मिला लेता हूँ, जब तुम नहीं मान रही तो फिर शादी करेंगे। साक्षी अब उसके पीछे पीछे चल देती है और जो ये फौजी था हर्षवर्धन, यह उसको अपने गांव की तरफ ले जा रहा होता है। और तभी दोस्तों गांव से बाहर एक बाग पड़ता है जहां पर रेत के टीले वगैरह से बने हुए हैं। ज़्यादातर वहां पर प्रेमी प्रेमिका चुपचाप मिलने के लिए आ जाया करते हैं। वहां पर एकांत की जगह है और वहीं पर वह रुक जाता है। वहीं पर थोड़ी दूर पर मंदिर था और अब दोस्तों यह अपने गांव के बाहर उस बाग के अंदर इसको रोका कर बैठ जाता है, यानी कि रोक लेता है। वहाँ पर फिर से समझाता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों लड़की अब मानती नहीं है। तो उसके बाद हर्षवर्धन उसी की चुन्नी से उसके गले को घोंट देता है और उसके बाद जब उसकी हत्या हो जाती तो चाकुओं से वार करता है। और अब वहीं से थोड़ी दूर पर मंदिर था, क्योंकि उसी का गाँव था तो उसको पता था मंदिर में क्या क्या सामान मिल सकता है। तो मंदिर में जा करके अखाड़ा खोदने वाला जो फावड़ा होता है उसको वहां से उठा कर लाता है और उन टीलों के पास में रेत को थोड़ा सा हटाता है और रेत के अंदर गड्ढा खोद करके अपनी प्रेमिका की लाश को उसमें डाल देता है। उसके बाद उसको डालने के बाद अपने घर चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है उसको देखने के लिए तो सही था सारा मामला। फिर तीसरे दिन भी उसको देखने के लिए आता है तो सही था मामला। और उसके बैग को वह उठा करके थोड़ा दूर फेंक देता है जिससे किसी को पता ना लगे कि यहाँ पर कुछ हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे तीसरे दिन वो रोज़ उस दबी हुई लाश को देखने के लिए आता था कि कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। तीसरे दिन उसके आने से पहले ही कुत्तों ने उस लाश को खोद दिया। गांव के लड़कों को उसके बारे में पता लग गया और वहाँ पर पुलिस बल आ चुकी थी, यानी कि पूरी पुलिस की फोर्स वहाँ पर आ चुकी थी और उस लाश को अपने काबू में ले चुकी थी। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर एक कॉपी के अंदर जो बैग था पुलिस को मिलता है तो उस बैग के अंदर कॉपी थी। कॉपी के अंदर इसका नाम लिखा हुआ था और इसका छोटे अक्षरों में फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। और पुलिस ने इसको ट्रेस किया और ट्रेस करने के बाद इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद यहाँ पर राज खुलता है। इस तरह से यह केस लोगों के सामने खुलकर सबकी आंखों के सामने आ जाता है। दोस्तों इस कहानी में थोड़ा सा विचार ये करना चाहिए था या तो लड़की को या लड़के को भी, दोनों ही तरफ से। लड़की जो कि अभी 17 साल की थी, नाबालिग थी, अभी से उसको प्यार प्रेम इसके के चक्कर में उसको सपने आ रहे थे कि भाई मैं प्यार करूंगी, शादी करूंगी, दुल्हन बनूंगी, अभी उम्र भी नहीं थी। दूसरी बात गलती यहाँ पर उस फौजी की भी है कि इतनी छोटी उम्र की लड़की के साथ जो कि नाबालिग है वह ऐसा कुकृत्य कर रहा था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अगर उसके साथ वह कर भी रहा था तो उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। ऐसा क्यों उसने किया? उसने सिर्फ उसके जीवन के साथ खेलने के लिए, खिलवाड़ के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में रहा था। तो गलती यहाँ पर दोनों ही तरफ से थी, ये नहीं कहूँगा एक तरफ से थी, लेकिन फौजी ने कानून को ही अपने हाथ में ले लिया था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती यहाँ पर हो गई थी। और एक नाबालिग लड़की के साथ संबंध बनाए तो वह रेप माना जाता है, क्योंकि नाबालिग लड़की की या लड़के की कोई इच्छा मान्य नहीं रखती है। अगर कहे कि भाई लड़की की मर्जी से हुआ तो वो नाबालिग है भाई, उसकी मर्जी नहीं चलती इन मामलों में। यहाँ पर रेप ही समझा जाएगा जब नाबालिग की कोई मर्जी नहीं चलती तो इस तरह से यहाँ पर इस घटना के अंदर गलती होती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा उन माँ बाप से, उन बच्चों से भी, बच्चियों से भी ऐसे कदम तो बिल्कुल ना उठाएं। इनसे बदनामी भी होती है, जान भी चली जाती है। इस लड़की की बदनामी भी हुई और इसकी जान भी चली गई। अब ये कौन सा अच्छा काम रहा? तो इन चीज़ों से दूर रहें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। इसके जुनून प्यार ये सब देखने दिखाने की चीज़ें हैं, इनमें
दम नहीं होता है। ये सब दूर की चीज़ें होती हैं। इसके करने वाले जो अपने आप को प्रेमी प्रेमिका कहते हैं, इनकी जब शादी करवा दी जाए ना तो 6 महीने और साल भर के अंदर इनका भूत उतर जाता है प्यार का और इसके का। उसके बाद यह लोग थाने तहसीलों में तलाक के कागज़ लेकर घूमते हैं और 98% ये जो शादियाँ होती हैं ये शादियाँ चल नहीं पाती हैं। सिर्फ 100 में से 2% या फिर 5% लगा लो, 5% ही ऐसे रिश्ते सफल हो पाते हैं। वरना तो जो लड़का और लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे करके, माँ बाप के 20 साल के प्यार को भूल करके 6 महीने के प्यार के पीछे माँ बाप को गुनहगार बता देते हैं और आपस में शादी कर लेते हैं और फिर ये और कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड करके कि भाई हमारे साथ कुछ भी हुआ तो हमारे माँ बाप जिम्मेवार हैं। यानी कि इतनी बड़ी एक तरह से कहते हैं माँ बाप के साथ जाती करते हैं। जब वो माँ बाप को धोखा दे सकते हैं तो क्या गारंटी है वो आपस में एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे? भाई वो आपस में भी एक दूसरे को धोखा देंगे, क्योंकि धोखा देने की फितरत जो उनकी बन चुकी है। तो ऐसे रिश्ते हमेशा नहीं निभाए जाते हैं। कुछ 1% होते हैं जो ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं। दोस्तों, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं समाधान पाटिल, जलगांव महाराष्ट्र से हैं। लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं और लगातार ये भी कहते रहते हैं कि आप हमारा नाम नहीं लेते हो। समाधान जी, हर वीडियो में नाम ले रहा हूँ आपका, लेकिन आप फिर भी ये कमेंट करते हो कि आप नाम नहीं लेते हो। रजत सैनी, बहुत अच्छी कहानी थी। राम राम जी, राम राम भाई साहब। और मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। राम कुमार कमेंट करते हैं, भाई जी आजमगढ़ यूपी 50 से हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार भाई, आप हमारे साथ बने रहें और लगातार वीडियोस को देखते रहें। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, गजब स्टोरी भाई जी। धीरज बर्नवाल कहते हैं खतरनाक सिस्टम हो गया है जी, बिल्कुल। प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं लगातार। देवी राम कमेंट करते हैं और उसके बाद उकेश परिहार कमेंट करते हैं। सूरज डीओ हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं हमारे भाई, खूब वीडियोज़ को देखते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं विंध्याचल भाई। और उसके बाद हमारे साथ राज किशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।